हेलो क्लास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम लोग एक नई क्लास में आए हैं प्यारा बेटा। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास में हम लोग सीखेंगे फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, जैसा कि टॉपिक का नाम आपको समझ रहा है, दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इनके लॉज को समझने से पहले हमको पहले ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो एक्चुअली में प्यारा बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। देखिएगा बोर्ड पे, जब माना मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डिफाइन एज, यह क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज की प्रोसेस बेटा, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, प्रोसेस होता है। और किसकी प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन की। किसका, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जब तुम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करते हो, इन कब, इन एक्वस मीडियम, जो कि किस में प्रेजेंट हो, एक्वस मीडियम में प्रेजेंट हो, इन एक्वस मीडियम, और मॉल्टन स्टेट, और इन मॉल्टन स्टेट। और कब, when we pass electricity through them, जब उनके थ्रू them, ठीक है। और इसी में चाहे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हो कि डिपोजिशन हो आयन का अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। इस पूरी प्रोसेस को तुम क्या नाम दोगे प्यारा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब समझिएगा कैसे। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर माना आपके सामने कोई एक सेल है, इस सेल में हमने कहा कि माना एक प्यारा बेटा कोई कैटायन है, कोई कैथोड है और एक एनोड है। मैंने आपसे क्या बोला, हमने कहा ये एनोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, ठीक है। और हमने कहा कि इस साइड आपने क्या बना दिया, एनोड बना दिया। इस साइड हमने क्या बना दिया, एनोड बना दिया, कैथोड, क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। अब ये नेगेटिव टर्मिनल से है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस को समझना है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपसे ये कहा कि आपने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या भर दिया, मॉल्टन NaCl। तो जैसे मॉल्टन NaCl भरोगे और तुम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो सबसे पहले ये मॉल्टन NaCl विल बी ब्रेक इनटू आयंस Na+Cl-, मतलब जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट आयन में ब्रेक होता है, और आयन में ब्रेक होने के बाद रिस्पेक्टिव आयन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाते हैं। मतलब क्या, जैसे Cl- है जो कैटायन है, ये कैटायन ये कहा जाएगा, कैथोड पे जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, और कैथोड पे जाके वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। वहीं पे जो एनायन है वो एनोड पे जाएगा, और एनोड पे जाके क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, इवन डिस्चार्ज मिला के कि आयन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कोई पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस, आप बोलोगे जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास कराओ और वो इलेक्ट्रोलाइट आयन में ब्रेक कर जाए, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके वो डिस्चार्ज हो जाए। इस कंप्लीट प्रोसेस को तुम एक नाम देते हो जिसको कहते हो इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से। अब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसकी एक सेपरेट वीडियो रहेगी क्योंकि वो कई सारे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। यहां पे एक बात समझ लो, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कुछ लॉज से गवर्न किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उनको बोलते हैं फैराडे लॉज। तो हम लोग आज यहाँ फैराडे लॉज को सीखेंगे, और फैराडे लॉज सीखने के बाद उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बन सकते होंगे उन न्यूमेरिकल अप्रोच को भी सीखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले प्यारा बेटा मेरे सामने आएगा, यहां पर क्या मेरे सामने आएगा, जिसे हम बोलेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ। चलिए पहले सबसे पहले समझते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है। अब स्टेटमेंट तुम लोग खुद हमको बताओगे स्टेटमेंट क्या होता है जब समझ लोगे। तो अभी तो केवल इतना समझो कि जो वेट डिपॉजिट होता है, जो वेट डिपॉजिट हो रहा है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, वो कितना चार्ज फ्लो करा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका सर क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा है, बताइए थोड़ा समझाइए। तो कैसे समझोगे कि हमने कहा कि ये कोई सेल है, इस सेल में हमने कहा ये कोई एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया,
और यहां पे हमने कह दिया ये मना कोई इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई आयन जाके डिपॉजिट हो रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू उसके ऊपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। और जितना इसका वेट या जितना इसका मास डिपॉजिट हो रहा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके थ्रू कितना चार्ज पास कराए हो या कितनी करंट पास कराए हो। वो उसके प्रोपोर्शनल में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसी नियम को ही एक नाम दे दिया गया प्यारा बेटा, क्या, फैराडे फर्स्ट लॉ नाम दे दिया गया। अब फैराडे फर्स्ट लॉ में इधर वाले स्टेटमेंट को तो नहीं पढ़ो, क्या होगा, आप किसे क्या बोलोगे, W क्या था, वेट। आप क्या बोलोगे, द वेट और द मास। आप बोलोगे इट कैन बी डिफाइंड एज, या इट स्टेट दैट द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड at their respective electrode will be, वो क्या होगा, will be directly proportional होगा। वो किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज flowing through इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करा रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना मास डिपॉजिट होगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड वर्ड यूज करना ज्यादा अच्छा इसलिए होता है जिससे क्लियर हो जाए कि कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। तो आपको फैराडे लॉ लगभग समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा चार्ज पास कराओगे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू उतना मास डिपॉजिट होगा। अब देख लो प्यारा बेटा, जब ये बात समझ में आ गई तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सुधार दे रहा हूं। जो मास डिपॉजिट हो रहा है या वेट डिपॉजिट हो रहा है वो कितना चार्ज फ्लो करा रहे हो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आप चाहो तो यहां पर एक चीज और लिख सकते हो, Q इक्वल टू क्या होता है, IT भाई करंट इनटू टाइम, Q इक्वल टू IT होता है। तो यहां पर मेरा प्यारा बेटा आप चाहो तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा Z, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा क्या, Z। अब ये Z जो कांस्टेंट आया है इस Z कांस्टेंट को हम एक नाम बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब प्यारा बेटा समझ लो, अगर आप बोर्ड में हो 12th क्लास में, स्कूल में और बोर्ड में, ये 1 नंबर की काफी ज्यादा पूछी जाने वाली डिफिनेशन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट चूंकि एक कांस्टेंट है और मैं ये कई बार बता चुका हूं आपको कि जब भी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो इधर को रीड करिए और इधर की वैल्यू क्या कर दीजिए 1। अब इधर रीड करो, क्या लिखा है, ये क्या चीज लिखा है, वेट। तो आप ऐसे बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल कैन बी डिफाइन एज, इट कैन बी डिफाइन एज द मास, वेट या मास ऑफ अ सब्सटेंस जो हो क्या रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिटेड कहां, एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है प्यारा बेटा, डिपॉजिट हो रहा है। मास या फिर सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, इनको 1 करना है इधर वाले को। व्हेन, जब 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, जब हम 1 एम्पियर करंट जो होते हैं वो क्या कराते हैं, पास कराते हैं, किसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। और कितनी देर के लिए पास कराएंगे, फॉर 1 सेकेंड। कितनी देर के लिए पास कराएंगे, फॉर 1 सेकेंड। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये 1 नंबर गेन करने में कोई परेशानी होगी। प्रॉपर डिफिनेशन लिखिए, 1 नंबर तुरंत कड़ाक से मिल जाएगा। कांस्टेंट को डिफाइन करना था, इधर आपने रीड किया, इधर की वैल्यू 1 कर दी। तो आपने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास हो, तब जितना मास डिपॉजिट होगा उसी को हम क्या नाम बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसी पर बेटा न्यूमेरिकल आ जाता है। अगर मैं इसी पर बेस न्यूमेरिकल बना दूं, एक सिंपल सा फैराडे लॉ पर बेस, तो आप न्यूमेरिकल ऐसे समझ सकते हो। देखिएगा कैसे,
अभी मैं कुछ चीज़ें थोड़ा समझाऊंगा न्यूमेरिकल करने के लिए। एक क्वेश्चन ऐसे बना दिया हमने, क्या कहा, व्हेन, एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन सही रहेगा। क्या मैंने क्वेश्चन बनाया, व्हेन 5 एम्पेयर करंट, व्हेन 5 एम्पेयर करंट इज पास्ड थ्रू, जो 5 एम्पेयर करंट हम क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं थ्रू एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके थ्रू पास करा रहे हैं। व्हेन 5 एम्पेयर करंट इज पास थ्रू द एल्युमिनियम सल्फेट फॉर, कुछ भी बोल दो, मिनट बोल दो, और बोल दो, आपने लिख दिया फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, देन फिर आपको क्या करना है, देन फाइंड मास ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब इसको मैं दो तरीके से बेटा सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहले तो एक सॉल्व करना सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट की मदद से, और एक डायरेक्ट फार्मूले से। तो डायरेक्ट फार्मूला जिनको आता है, जिनको ज़्यादा आदत नहीं है कॉन्सेप्ट की, जो डायरेक्ट फार्मूला रखना चाहते हैं, तो पहले वो ध्यान दो। आप जो वेट और मास डिपॉजिट निकालना, तो सीधे ये फार्मूला लगा दो। अब इसमें जेड कैसे निकलेगा ये भी समझो। इसमें जो जेड है इक्विवेलेंट वेट, वो किसके बराबर होता है, ये इक्विवेलेंट वेट होता है इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई 96500 कूलम। अब सर ये 96500 क्या चीज है, तो एक बात समझ लेना प्यारा बेटा, क्या समझने लायक है कि अगर मैं ये बोलूं कि, मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस की डिफिनेशन थोड़ा हटा दे रहा हूं, ठीक। मैं ये बोलूं कि अगर आपको ऐसे दिया जाए 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर तुम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने चलो, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकालोगे, 1 मोल का मतलब कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इतना क्लियर है। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये भी क्लियर है। पूरे को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो लगभग ये आ जाएगा 96427 अप्रॉक्स, इतना लगभग समथिंग आ जाता है। लेकिन इसकी वैल्यू में लेके कितना चलता हूं 96500 कूलम। मतलब ये 96500 कूलम जो कहीं भी रिप्रेजेंट कर देखते हो, वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और उसकी वैल्यू होती लगभग उतनी है, लेकिन हम मानेंगे कितनी, इतनी। बिल्कुल वैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए कितना मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देने लायक है। तो वही 96500 है। अब यहां पर ध्यान दो, ये जेड किसके बराबर होता है, ई डिवाइडेड बाई 96500। कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट बाद का है, ठीक है, वो बाद में सीखेंगे। अब ई सर क्या है, ई होता है प्यारा बेटा इक्विवेलेंट वेट। ई जो है वो यहां पर क्या है, वो है इक्विवेलेंट वेट। मैं थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डिफिनेशन मिटा देता हूं, कोई जरूरत नहीं है अभी, यहां पे ध्यान दो। ई हम बोलेंगे क्या कि ई क्या है, ये 11th क्लास में पढ़ा था, आपको मैंने सिखाया था। इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। इसको सब निकालते कैसे हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूले। जैसे इक्विवेलेंट मास अगर एसिड का निकालना है तो कैसे निकालते थे, मोलर मास जो हो एसिड का, मोलर मास ऑफ एसिड रख दो डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। जैसे एग्जांपल हमें निकालना है कि इक्विवेलेंट वेट निकालना है H2SO4 का, तो इसका मोलर मास रखो। मोलर मास कितना होता है, ऐड करो 98। बेसिसिटी का मतलब कितने H+, ये कितने H+ लूज करेगा 2, तो सॉल्व करोगे 49 आ जाएगा। ये एग्जांपल समझो। सिमिलरली अगर इक्विवेलेंट वेट तुम्हें निकालना हो बेस का, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ बेस, बेस का जो मोलर मास होता है डिवाइडेड बाई एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब कितने OH माइनस देगा, मतलब जैसे फॉर्मूला लगाओ, इक्विवेलेंट वेट तुम्हें निकालना है NaOH का, तो उसका मोलर मास निकालो 23, 124 और 1640, और कितने OH माइनस प्रोड्यूस करेगा 1, तो 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। लेकिन यहां पर इनकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। यहां पर जिस इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है उस पर ध्यान दो। आपको इक्विवेलेंट वेट किसी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कॉपर की, एल्युमिनियम की, ये सब।
ये आपके रिक्वायरमेंट में है। तो जो चैप्टर के रिक्वायरमेंट में है पहले उस पर समझते हैं। तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास जरूरत पड़ेगा, वो कैसे निकाला करोगे? वो उसका जो एटॉमिक मास हुआ करेगा उसको वैलेंसी से डिवाइड कर दिया करना, बस। जो भी एटॉमिक मास हुआ करेगा वैलेंसी से डिवाइड करना, ये जरूरत पड़ेगा आपको। तो अब इस क्वेश्चन को करने जा रहे थे, सर कैसे करेंगे? तो पहले तो फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, पहले फॉर्मूला वाला समझो। फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट में देखो क्या है कि भाई वेट पूछा था तो फॉर्मूला लगा दिया क्या, Z इंटू आई इंटू टी। जेड क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। और किसका वेट डिपॉजिट पूछ रहा है? एल्यूमिनियम का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई 96500। कितनी करंट पास करा रहे थे? 5 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? टाइम आपका सेकंड में होगा, 1 आवर था, दैट इट विल कन्वर्ट इनटू 3600 सेकंड। तो कितने टाइम के लिए? 3600 सेकंड। और वेट डिपॉजिट निकल के आ गया। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट कौन सी बड़ी बात भैया, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालो। एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? 27। वैलेंसी कितनी है? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या है, 3 था ना, तो इसी से वैलेंसी निकल के आ जाता है, अंदाजा लग जाता है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। जैसे सॉल्व करोगे 9 आ जाएगा, तो वैल्यू रख दीजिए 9,96500 इंटू 5 इंटू 3600। पूरा सॉल्व करिए, ग्राम में आपका निकल के आ गया कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आसान होता है, कोई बहुत कठिन पार्ट नहीं होता है। 1 मिनट रुकिएगा। तो इतनी चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, देख लीजिए, आपको चीजें बहुत कठिन नहीं लगेंगी, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इतनी चीज जब पढ़ लिया तो इसके बाद अब कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट में मेरा बेटा क्या है? कॉन्सेप्ट में एक चीज रट लो कि अगर इफ 1 फराडे चार्ज, अगर आप 1 फराडे जो चार्ज होता है, इफ 1 फराडे चार्ज इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, प्यारा बेटा ये कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू तुम 1 फराडे चार्ज पास कराते हो, तब इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, तब इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस जो होता है विल डिपॉजिटेड एट देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो उसके रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे कितना वेट डिपॉजिट होगा? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ वेट डिपॉजिट होगा। ये देखो बड़े काम की चीज है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को मैं इस कॉन्सेप्ट से लगाऊं तो आप क्या बोलोगे? 1 फराडे जब चार्ज पास कराएंगे, 1 फराडे का मतलब जब 96500 कूलम, जब इतने चार्ज को हम क्या कराते हैं? पास कराते हैं, तो मास कितना डिपॉजिट होगा? तो मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा? इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर, और एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 था, तो कितना मास डिपॉजिट होगा? 9 ग्राम। इसलिए जब 1 कूलम चार्ज पास कराओगे तो कितना मास डिपॉजिट होगा? 9 डिवाइडेड बाई 96500। और इसलिए कितना टोटल चार्ज पास कराए थे वो चार्ज निकाल लो कहीं पे। चार्ज देखो कितना पास कराए थे, Q इक्वल टू आई इंटू टी। चार्ज कितना पास कराए थे? 5 इंटू 3600, मल्टीप्लाई कर लीजिए इतने कूलम। तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिए क्या कि 18000 इतने कूलम पास कराओगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा। आप सॉल्व करिए, 2 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए या तो डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू जाइए। याद रखिए इस पर बेस क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए फैराडे फर्स्ट लॉ पर बेस। और भी मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। इससे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, जब प्यारा बेटा तुम फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ लिए तो फैराडे फर्स्ट लॉ के बाद, फैराडे फर्स्ट लॉ बताओ क्या कह रहा था, बताइए तुरंत। फैराडे फर्स्ट लॉ ये बोल रहा था कि जितना चार्ज तुम पास कराओगे, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, वो जितना ज्यादा पास कराओगे उतना ही ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। मतलब सेंटेंस क्या आया था? द वेट और द मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस will be deposited at their respective electrode is directly proportional to the charge flowing through the electrolyte। जितना चार्ज पास कराओगे उतना मास डिपॉजिट होगा। फॉर्मूला W = ZIT, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट,
डिफिनेशन क्या थी कि कितना मास डिपॉजिट होता है जब 1 एम्पीयर करंट 1 सेकंड के लिए पास कराओ। तो लगभग कहानी आसान है, कोई बहुत चीजें कठिन नहीं होती हैं। अच्छा, ये चीजें पढ़ और समझ लेने के बाद चल बेटा अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। चलिए देख हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या होता है। अब जब मैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पे आया तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे देखो कैसे होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में प्यारा बेटा चीजें ध्यान देना, कैसे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे करोगे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को समझने के लिए ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल माना आपके सामने ये 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, आपके सामने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है फॉर एग्जांपल। ये उनके अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड हो गए, ये उनके अपने क्या हो गए, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड हो गए, ये उनके अपने क्या हो गए प्यारा बेटा, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड हो गए, ये उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड हो गए। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट हमने भर दिया, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, कुछ भी भर दीजिए, जैसे आपने भर दिया कॉपर सल्फेट, ठीक। यहां पर आपने क्या भर दिया प्यारा बच्चा, माना आपने भर दिया जिंक सल्फेट, यहां पर आपने क्या भर दिया, जिंक सल्फेट, एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब प्यारा बेटा देखना, इसके ऊपर कुछ मास डिपॉजिट होगा। अभी तो माना सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया और सर्किट को हमने क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया। एक एग्जांपल के थ्रू मान के चलो कि सर्किट जो है वो सीरीज में ऐड है, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल मान के चलो कि सर्किट जो है, ये दोनों जो सर्किट है या दोनों जो सेल हैं, जो दोनों सेल हैं वो आपस में क्या है, ज्वाइन है इन सीरीज। वो आपस में कैसे ज्वाइन है, सीरीज में। तो अगर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में ज्वाइन होंगे तो जब तुम जो चार्ज पास कराओगे, ध्यान देना, जो चार्ज पास कराओगे या फिर जो करंट पास कराओगे वो भी सेम होगा, क्योंकि तुमको ये पता है कि जब सीरीज में होती हैं चीजें तो सेम चार्ज और सेम करंट पास होती है। सीरीज में तो करंट सेम होती है ना भैया, 10th क्लास में पढ़े होगा। एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, तो अगर 5 एम्पीयर करंट इससे पास हो रही तो 5 इससे भी पास होगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस टूटता है। तो नियम क्या आया कि अगर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में जुड़े हैं और उनके थ्रू तुम सेम चार्ज या फिर करंट पास कराते हो, तब जितना वेट कॉपर का डिपॉजिट होगा, हमने कहा माना ये कॉपर का वेट डिपॉजिट हो गया, और जितना वेट जिंक का डिपॉजिट होगा, और कहां सर, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, उनका जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट, उनका जो रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैं इसको अगर सेंटेंस की फॉर्म में फ्रेम करूं तो क्या निकल के आएगा, तो आपके सामने ये निकल के आएगा कि व्हेन इट कैन बी डिफाइंड, या वैसे कहोगे व्हेन सेम चार्ज और करंट, जब आप सेम चार्ज या करंट जो होता है, सेम चार्ज और करंट इज पास्ड थ्रू, आप क्या कराते हो उसको, जब पास कराते हो थ्रू 2 or more than 2 इलेक्ट्रोलाइट, 2 or more than 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, 2 or more than 2 इलेक्ट्रोलाइट्स जो है क्या, 2 or more than 2 इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि क्या है, ज्वाइंट इन सीरीज, जो कि जुड़े कैसे हैं, सीरीज में जुड़े हैं। when सेम चार्ज इक्वल, when सेम चार्ज या फिर करंट जो होता है वो पास कराते हो थ्रू 2 or more than 2 इलेक्ट्रोलाइट जो क्या है, ज्वाइन है इन सीरीज में, देन जो रेशियो है, देन द रेशियो ऑफ द मासेस डिपॉजिटेड, द मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द मासेस ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट। तो जो रेशियो है मासेस ऑफ द सब्सटेंस, कहां पर, जो डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिटेड एट देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, उनके जो मास का रेशियो होगा विल बी, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेशियो ऑफ, या इक्वल होगा टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट masses
ऑफ द सब्सटेंस, ये आया सेंटेंस। अब नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप रेफरेंस बुकलेट से देखिएगा, थोड़ा और चीजें प्रॉपर तरीके से रिफाइंड तरीके से आप डिफिनेशन को देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ। अगर डिफिनेशन नहीं समझ आ रहा तो यहां समझो, ये डिफिनेशन सीधे सीधे ये कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में जुड़े हैं तो जितना मास रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, जैसे कॉपर का जितना मास डिपॉजिट हो रहा है अपॉन रेशियो किसका, जो जिंक का मास डिपॉजिट हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के, मतलब कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के और जिंक के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल होगा। आप इस तरीके से फ्रेम करिएगा। फ्रेमिंग में कभी कभी बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। देखो कैसे परेशान हो जाते हैं कि कहीं कहीं 3-3 सेल लिखे होते हैं तो समझ नहीं पाते। जैसे मैं एक सेल इसमें और ऐड कर दूं, हमने कहा आपने इसमें एक सेल और ऐड कर दिया, हमने कहा इसमें आपने भर दिया था क्या, एल्युमिनियम सल्फेट, ऐसे भर दिया था, तो फॉर्मूला अजीब तरीके से लिखा होगा। तो देखो ऐसे लिखा होगा, W ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इक्वल टू वेट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। ऐसे कभी कभी रेफरेंस में या कहीं पे फॉर्मूला लिखा होता है वही चीज भाई, है ये वही चीज, देखो वही चीज तो लिखा है, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो दोनों के वेट का रेशियो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के प्रोपोर्शन हो जाएगा। सीधा सा फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में जुड़े हैं तो उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जितना जितना मास डिपॉजिट हो रहा है, उनके मास का जो रेशियो है वो उनके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल रहेगा। इसे बोलते हैं किस नाम से, फैराडे सेकंड लॉ के नाम से। और ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया है इसी पर न्यूमेरिकल अप्रोच आता है। चलिए मैं कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन से आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको बताता हूं। तो आज का ये टॉपिक फिर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा बेटा। हेलो बेटा, आप लोगों को सामने जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ न्यूमेरिकल देखिए मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। इन न्यूमेरिकल से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फैराडे फर्स्ट लॉ पर तो एक न्यूमेरिकल में पिछले अभी बताया ही हूँ आपको, जिसमें कितना इतने करंट पास होने पे कितना वेट डिपॉजिट होगा, उसको 2 मेथड बताए थे। और इन 3 क्वेश्चन को करने के बाद लगभग आपके बोर्ड में जिस भी तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं उनकी अप्रोच आप समझ जाओगे और क्वेश्चंस को कवर अप कर लोगे। एक एक करके मैं क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करता हूं और आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। देखिएगा प्यारा बेटा, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन बोलूं तो पूछ रहा है कितना चार्ज चाहिए रिडक्शन के लिए। अब देखिए Al3+ है, Al3+ का कितना मोल है, 1 मोल है, और उसको रिडक्शन करना किस में है, एल्युमिनियम में। तो इसका रिडक्शन होगा एल्युमिनियम में कब, जब 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तब जाके एल्युमिनियम में वो रिडक्शन होगा। अब यहां पर ध्यान दो प्यारा बेटा, यहां पे अब खुद देखो 1 मोल एल्युमिनियम, 1 मोल Al3+ का जो आयन है उसको एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अब नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, 1 Al3+ को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल Al3+ को Al में कन्वर्ट करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 Al3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज, 3 फैराडे। आप इसी को पूरा सॉल्व कर लीजिए, 3 × 96500 कूलम। ये तो मैंने वैल्यू सॉल्व कराई, बताया था 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 1 फैराडे का वैल्यू जो होती है, आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखो, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पे अगर मैं आऊं तो यहां पर क्या कर रहा है कि MnO4- है और कन्वर्ट किस में होना है, Mn2+ में, और कितना 1 मोल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट नहीं पता चल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प लो। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लो तो कितना आएगा, +2। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकाल देते, X4 ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू चार्ज के बराबर, ऐसे करते थे। सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7। तो यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। तो +7 से +2 में तब रिड्यूस करेगा जब इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। 1 MnO4- को Mn2+ में कन्वर्ट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल
इसको MnO4 माइनस को इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फराडे, मतलब 5 × 96500 कूलम। सॉल्व करिए, आंसर आ गया। तो पहले का आंसर आपके सामने है। अब चलिए दूसरे का आंसर देखता हूं, दूसरे वाले पार्ट का आंसर चेक करता हूं। अब दूसरे वाले पार्ट का अगर आपको आंसर देखना है तो देखो कैसे आएगा। दूसरे वाले पार्ट के लिए इक्वेशन देखिएगा, ये वाटर है, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में। तो इक्वेशन देखिए कैसे टूटता है, 2H प्लस हाफ O2 और देन 2 इलेक्ट्रॉन आर रिलीज, कुछ ऐसे डिसोसिएशन होगा। अब तुम खुद देखो, ये था कितना? 1 मोल पेरा बेटा। अगर एक वाटर का डिकम्पोजिशन होता है या ऑक्सीडेशन के समय कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल वाटर का जब डिकम्पोजिशन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन विल रिलीज। 2 मोल इलेक्ट्रॉन विल रिलीज, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। भाई एक वाटर पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो 1 मोल पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। 2 मोल का मतलब 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए, और 2 फराडे मीन्स 2 × 96500 कूलम। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या है? FeO, पहले तो बैलेंस कर लीजिए। 2FeO कन्वर्ट किस में होगा? Fe2O3 में। और ये इसमें कन्वर्ट कैसे होगा ये भी समझो। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मतलब हाफ O2, ऐसा तभी तो कन्वर्ट होता है। और एक्चुअली में इक्वेशन में हो क्या रहा है, जो 2Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर चार्ज +3 है, 2Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब ये एक 2 प्लस एक 3 प्लस में कब कन्वर्ट होगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। लेकिन चूंकि 2 Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। मतलब अब आपको पता चल गया कि अगर आपके सामने ये 1 हो, एक Fe2 प्लस का एटम हो, तब तो प्यारा बेटा तुम्हें खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए थे, या 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, उससे पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिक्वायर्ड है। लेकिन चूंकि 2 मोल है, ध्यान दीजिए, सॉरी 1 मोल है, तो जब 1 मोल ये होगा, 1 मोल का मतलब कितना हो गया? अब यहां पर निकाल लीजिए। अब 1 मोल में आप यहां पर खुद देखिएगा, अभी कोफिशिएंट इस तरीके से मत देखिए, यहां देखिए Fe2 प्लस जो है Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। 1 के लिए कितना चाहिए? 1, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 1, तो मतलब 1 फराडे। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है। ये सेकंड लॉ पर बेस है, फैराडे सेकंड लॉ पर बेस। देखिए 3 इलेक्ट्रोलाइट थे। फैराडे सेकंड लॉ में क्या था? एक तीनों में अलग अलग रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन आएगा। अब पहले इलेक्ट्रोलाइट में क्या भरा हुआ है? कॉपर सल्फेट। दूसरे में देखो बेटा क्या भरा हुआ है? दूसरे में देखिए क्या भरा हुआ है? जिंक सल्फेट। और तीसरे में जो भरा हुआ है, नहीं पहले में जिंक सल्फेट है, पहले में जिंक सल्फेट है, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट है, और थर्ड में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो कॉपर सल्फेट है। अब रिस्पेक्टिव जो मास होगा वो अपना अलग अलग डिपॉजिट होगा। इसके ऊपर कितना डिपॉजिट होगा? इसके ऊपर वेट जिंक का डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर वेट किसका डिपॉजिट होगा? सिल्वर का डिपॉजिट होगा, और इसके ऊपर वेट किसका डिपॉजिट होगा? कॉपर का डिपॉजिट होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीरीज में जुड़े हैं, ये सब बात तो उसने बोल दिया कि ये सब क्या है, आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। करंट पास हो रही है इतनी, कितनी करंट पास हो रही है? 1.5 एम्पियर करंट पास हो रही है, और तब तक पास हो रही है जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट ना हो जाए। मतलब जब तक सिल्वर कितना ना डिपॉजिट हो जाए, 1.45 ग्राम। जब तक इतना सिल्वर डिपॉजिट नहीं होगा तब तक इतनी करंट पास करा रहे हैं। तो पहला तो निकालना है हाउ लॉन्ग द करंट फ्लो, मतलब तुम्हें निकालना है कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रही है, फर्स्ट पार्ट। और दूसरा निकालना है कितना कॉपर डिपॉजिट होगा और कितना जिंक डिपॉजिट होगा। तो कौन सी बड़ी बात है, एक बार टाइम निकाल लो, खाली करंट तो पता ही है, टाइम निकाल लो कितने टाइम तक करंट पास कराए हो, तो बाकी दोनों तो आराम से निकल के आ जाएंगे। तो क्वेश्चन केवल देखने में डर लगता है बड़ा आसान। आप सीधे फॉर्मूला लगाइए, जो वेट सिल्वर का डिपॉजिट हो रहा है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Z/I/T। जेड की जगह पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाई 96500 इंटू I/T। वैल्यू देखिए कितनी कितनी दे रखी है। जैसे आप वैल्यू रखोगे तो इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का निकाल लो,
सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, उसका एटॉमिक वेट कितना दे रखा है 108 डिवाइडेड बाई उसकी वैलेंसी, सिल्वर नाइट्रेट है ना तो वैलेंसी 1 रहेगी, क्योंकि वन इधर है 1 इधर है, तो टोटल वैलेंसी 1 रहेगी। तो जब पूरा सॉल्व किए तो देखो कितना आएगा 108 डिवाइडेड बाई 96500। करंट देखो कितनी पास हो रही है, कहाँ दे रखी करंट 1.5 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर क्या रख दिया आपने, करंट रख दिया। और कितने टाइम निकालना था आपको, वेट डिपॉजिट देखो दे दिया है, वेट डिपॉजिट कितना दे दिया है बताओ, वेट डिपॉजिट दे दिया है कितना 1.45 ग्राम। तो जैसे टाइम निकालोगे तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा 1.45 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 108 इंटू 1.5। अब जैसे टाइम सॉल्व करोगे तो लगभग आपके सामने 863.7 सेकेंड, इतना टाइम लगभग आ जाएगा बेटा। तो पहला पार्ट जब तुमने टाइम सॉल्व कर लिया तो उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन कठिन नहीं। उसके बाद देखो अब अगला पार्ट, तुम्हें कॉपर का वेट निकालना है, तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट कितना हो जाएगा, फिर से Z इंटू आई इंटू टी। जेड में इस बार इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 96500 इंटू आई इंटू टी। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकाल लो, कैसे निकालेंगे, कॉपर का जो मास होता है देखो दे रखा है कितना 63.5, वैलेंसी कॉपर सल्फेट है तो सल्फेट की 2 होती है -2 तो उसकी +2। अब पूरी वैल्यू रख दीजिए, कितना आया 63.5 डिवाइडेड बाई 2, करंट अब वही थी 1.5 एम्पियर, टाइम निकाल ही चुके हो 863.7 डिवाइडेड बाई 96500, वैल्यू रखिए सीधे आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही अब थर्ड पार्ट देख लीजिए, 2 मिनट में आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए कह रहा है कि कितना वेट जिंक का डिपॉजिट होगा, तो जिंक का वेट डिपॉजिट होने के लिए फिर से वही लगा दीजिए Z इंटू आई इंटू टी। यहां क्या जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाई 96500, करंट 1.5 एम्पियर है, टाइम आप निकाल ही चुके हो कितनी देर तक पास हो रही है करंट। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कैसे निकालोगे, देखो जिंक का एटॉमिक मास और जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2, सल्फेट से पता चल जाएगा, वैल्यू पूरी रख दो 65.3 डिवाइडेड बाई 2, 96500 1.5 863.7, टाइम सब पूरा रख दो। जैसे सॉल्व करोगे देखो जिंक का वेट डिपॉजिट आ गया। तो आप खुद देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए, थोड़ा सा आपको आइडिया हो। बढ़िया क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आने के चांस हैं इसके, आप इसको आराम से अच्छे से सॉल्व करिए। तो मैं मान के चल रहा हूं, आई होप कि आपको फैराडे लॉ समझ में आया होगा, आप फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल समझ रहे होगे कैसे कैसे किए जाते हैं, मैंने अप्रोच भी आपको समझाई और आप इसके क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे या फिर कॉमर्शियल बैटरीज। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू वेरी मच।